और हिसाब निकाल देते हैं तो उसको करना। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग वर्कशॉप 11वां नंबर करते हैं। 11वां है ना। इसमें हम लोग कुछ पीछे का जो वर्कशॉप का प्रश्न है उसको भी रिवीजन करेंगे और कुछ नई बातें भी हम लोग सीखेंगे। पहला प्रश्न है, हम लोग चर्चा करेंगे कि महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू द लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक के लेखक कौन थे? यानी कि अनटू द अनटू दिस लास्ट, अनटू दिस लास्ट के लेखक कौन थे, है ना। प्रश्न समझ रहे होंगे कि महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक के लेखक कौन थे? ठीक है, तो अनटू दिस लास्ट इस पुस्तक के लेखक थे जॉन रस्किन। आंसर होगा जॉन रस्किन, है ना। इसका होगा आंसर। जॉन रस्किन जो थे वह एक ब्रिटिश लेखक थे और कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने इसी किताब से सर्वोदय शब्द को लिया था। यानी कि गांधी जी ने इस पुस्तक का गुजराती में सर्वोदय के नाम से अनुवाद किया। सर्वोदय का मतलब होता है सबका उदय, सबका विकास। गांधी जी ने सर्वोदय के आखिरी सारांश में लिखा था कि व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में है। एक वकील के कार्य का उतना ही मूल्य है जितना कि एक हज्जाम का। ठीक है, तो समझ रहे होंगे। यानी कि सवाल था कि अनटू दिस लास्ट के लेखक कौन है ना। तो इससे संबंधित दो चार बातें हमें जाननी है। सबसे पहले कि अनटू दिस लास्ट के जो लेखक थे वो कौन थे? जॉन रस्किन, जो एक ब्रिटिश लेखक थे और गांधी जी पर इनकी किताबों का यानी इस किताब का काफी गहरा प्रभाव था और इस किताब का उन्होंने गुजराती भाषा में अनुवाद किया था, जिसका किताब का नाम था सर्वोदय। सर्वोदय के नाम से उन्होंने इसका अनुवाद किया था। यानी कि सर्वोदय जो है इसका अर्थ होता है सबका विकास। ठीक है, यानी गांधी जी ने सर्वोदय के आखिरी सारांश में मैंने चर्चा कर दिया, लेकिन फिर से एक बार सुन ले कि व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में है। यह जो कंसेप्ट है उन्होंने अनटू दिस लास्ट पुस्तक से ही लिया था और इसमें उन्होंने यह भी कहा था कि सभी के कार्य का वैल्यू समान होता है। यानी एक वकील के कार्य का उतना ही मूल्य होता है जितना कि एक हज्जाम का होता है। ठीक है, तो क्लियर है। यानी फिर से अनटू दिस लास्ट इसके लेखक कौन थे? जॉन रस्किन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 2, दूसरा प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? दूसरा प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय
मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, प्रश्न क्लियर है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है क्या। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। ब्रेटन वुड सम्मेलन के निर्णयानुसार इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को की गई थी, है ना। कब किया गया था? 27 दिसंबर 1945। आंसर होगा 27 दिसंबर 1945 को। किसके अनुसार? ब्रेटन वुड सम्मेलन के अनुसार। ब्रेटन वुड सम्मेलन में लिए गए निर्णय के अनुसार। यानी इसकी जो स्थापना है वह ब्रेटन वुड सम्मेलन में लिए गए निर्णय के अनुसार 27 दिसंबर 1945 को की गई थी। वाशिंगटन में इसकी स्थापना की गई थी। कहां की गई थी? वाशिंगटन में। वाशिंगटन में, है ना। तो तीसरी महत्वपूर्ण बात, सबसे पहला महत्वपूर्ण बात, इसकी स्थापना कब हुआ था? 27 दिसंबर 1945। यह किसके अनुसार हुआ था? ब्रेटन वुड सम्मेलन में लिए गए निर्णय के अनुसार इसकी स्थापना की गई थी। कहां की गई थी? वाशिंगटन में की गई थी। लेकिन यह वास्तविक रूप से जो कार्य करना शुरू किया वह 1 मार्च 1947 से कार्य करना शुरू किया। कब से शुरू किया कार्य करना? कार्य करना शुरू किया 1 मार्च 1947। ठीक है, ये चौथा महत्वपूर्ण बात हो गया कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष कब से कार्य करना शुरू किया? 21 मार्च 1947। और जो लास्ट महत्वपूर्ण बात है कि वर्तमान में अभी इसके 187 देश शामिल हैं, यानी कि वर्तमान में भी इसके सदस्यों की संख्या 187 है। तो एक लास्ट और इसको भी नोट कर लें, सदस्यों की संख्या 187। ठीक है, तो अभी वर्तमान में इसके 187 देश इसके सदस्य हैं। इसका जो मुख्य कार्य है कि सदस्य देशों के प्रतिकूल भुगतान संतुलन, मान लीजिए कि वहां की स्थिति अगर खराब हो गई है ना, तो ऐसी स्थिति में उसको अस्थायी तौर पर आर्थिक सहायता प्रदान करता है ना। तो ये इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से जुड़ी हुई 3-4 बातें फिर से हम लोग रिवीजन कर लेंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी? 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? वाशिंगटन में हुई थी। किसके निर्णय के अनुसार हुआ था? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में लिए गए निर्णय के अनुसार इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या कितनी है? 187 है। और यह कार्य करना शुरू किया था 1 मार्च 1947 से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी पर नीचे क्यों नहीं गिरता? प्रश्न देख ले, एक बार बढ़िया समझ ले। सवाल है
कि पृथ्वी के चारों ओर वो कहा दे रहा है परिक्रमण कर रहे कृत्रिम उपग्रह धरातल पर क्यों नहीं गिरता, क्यों नहीं गिरता। ठीक है, प्रश्न क्लियर है। यानी पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण कर रहे कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी पर नीचे क्यों नहीं गिरता, यानी धरातल पर वो नीचे क्यों नहीं गिर जाता। ठीक है, तो सबसे पहले इसका आंसर होगा अभिकेंद्रीय त्वरण के कारण। उत्तर क्या होगा, अभिकेंद्रीय त्वरण के कारण। अभिकेंद्रीय त्वरण के कारण। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, यानी कि जब पृथ्वी के चारों कोई भी उपग्रह चक्कर लगाता है, घूमता है, तो उसका जो त्वरण है वह नियत होता है, जबकि उसकी जो दिशा है वह परिवर्तित होती रहती है। तो कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर इसी के कारण यानी अभिकेंद्रीय त्वरण के कारण नीचे नहीं गिरता। यह यूपीएससी का सवाल है, यूपीएससी 2011 में यह प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इसको बढ़िया समझ लीजिएगा। अभिकेंद्रीय त्वरण के कारण पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण कर रहे उपग्रह नीचे नहीं गिरते। इसी से जुड़े कई सारे और भी सवाल आते हैं, जैसे भूस्थैतिक उपग्रह कितने किलोमीटर पर स्थापित किया जाता है। तो भूस्थैतिक जो उपग्रह है उसमें क्या होता है कि भूस्थैतिक या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है ना, भूस्थैतिक उपग्रह, यह क्या होता है कि पृथ्वी का एक हिस्सा, मान लीजिए कि यहाँ पर अगर ये उपग्रह घूम रहा है, तो अगर पृथ्वी भी साथ साथ मूव करे, अभी यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर आएगा, यानी एक ही निश्चित स्थान पर यह सदैव घूमता रहता है। तो भूस्थैतिक उपग्रह जो प्रक्षेपित किया जाता है वह 36,000 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई वाले यानी अधिक ऊंचाई पर भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपित किया जाता है। ये भी अक्सर सवाल पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं। गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन का उदाहरण बताएं। ठीक है, प्रश्न समझ रहे हैं आप लोग कि गुप्त काल क्या था सवाल कि गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन, गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन, गुफा चित्रांकन के उदाहरण बताएं। उदाहरण बताएं, यानी कि गुप्त काल में कौन कौन से गुफा चित्र मिलते हैं बनाए हुए, गुप्त काल के बनाए हुए। ठीक है, तो इसका जो जवाब है वो क्या होगा, पहला होगा अजंता की गुफा और दूसरा होगा बाघ की गुफा। पहला क्या होगा आंसर, पहला होगा अजंता की गुफा, अजंता की गुफा। यह कहाँ है, महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले में है, महाराष्ट्र में है ना, औरंगाबाद जिले में। और दूसरा जो है मध्य प्रदेश में ग्वालियर के निकट है, बाघ की गुफा, बाघ की गुफा, यह है ग्वालियर के निकट।
ग्वालियर के निकट। तो दो उदाहरण मिलते हैं गुप्त काल में चित्रांकन के, गुफा चित्रांकन के, यानी कि जो पहाड़ों को काटकर गुफा में बनाया गया है। ठीक है, बड़ा ही अक्सर इससे सवाल पूछता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास करके अजंता की जो महत्वपूर्ण गुफाएं हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अजंता में कुल 20 गुफाओं में से वर्तमान में भी 6 गुफा ही बचा हुआ रह गया है, बाकी सब वो ध्वंस हो गए हैं। जिसमें 6 गुफाओं में काफी बढ़िया 16 एवं 17 जो है उसमें वह गुप्त कालीन है। ठीक है, इसमें कुछ तस्वीरें हैं, इसको आप देखिए। जैसे ये देखिए अजंता की गुफाएं, ये अजंता की गुफाओं का उदाहरण है। उसमें मरणासन राजकुमारी का बड़ा ही मार्मिक चित्र बनाया गया है। ये गुफा 16 में है। ये गुफा 16 में मरणासन राजकुमारी, मरणासन राजकुमारी का सुंदर चित्रांकन किया गया है अजंता की गुफा में। ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये और ये दोनों है अजंता की गुफा का, है ना, अजंता की गुफाएं। जैसा कि मैंने बताया कि 6 गुफा अभी इसके शेष रह गए हैं, बाकी सब ध्वंस हो गए हैं। कुल 20 गुफा अजंता की गुफा में हुआ करता था, यानी कि 20 गुफाएं थी, जिसमें 6 गुफाएं अभी बची हुई रह गई हैं। और इसमें जो गुफा 16 है वह मरणासन राजकुमारी का उसमें सुंदर चित्रांकन किया गया है। प्रश्न अक्सर पूछता है कि मरणासन राजकुमारी का चित्रांकन किस गुफा में किया गया है, तो अजंता की गुफा 16 में इसका चित्रांकन मिलता है। इसकी जो बाकी अन्य जो गुफाएं हैं, बौद्धकालीन गुफाएं, उसमें बोधिसत्व के जो जातक कथाएं हैं, बोधिसत्व से संबंधित विभिन्न अलग अलग कई सारे जन्मों में जो को जो संग्रह किया गया है जातक कथाओं में, उसी का उसमें चित्रांकन किया गया है। जबकि ये सारे के सारे जो आपको दिख रहे हैं, यह बाघ की गुफाएं हैं। यह भी बौद्ध से संबंधित है, यह ग्वालियर में है। और जो अजंता की गुफाएं हैं वह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। ठीक है, तो इससे संबंधित 2-4-5 बातों को हम लोग बढ़िया से समझ लेंगे। महत्वपूर्ण पॉइंट्स आप लोग नोट भी कर लीजिए, 2 बार 3 बार इस वीडियो को सुनिए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा आपका ये चीजें रिवाइज होती जाए। सबसे पहले कि जो गुप्त कालीन जो गुफा चित्रांकन है वह 2 जगहों पर मिलता है। पहला बाघ की गुफा, दूसरा अजंता की गुफा। अजंता की गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। दूसरा बाघ की गुफा जो है ग्वालियर के समीप में बाघ पर्वत गुफाओं में है ना। विश्वविख्यात अजंता की जो चित्रकला का विषय है वह धार्मिक है, और यह समाज के उच्च वर्ग का चित्रण करता है। ठीक है, जबकि जो बाघ का चित्रकला है वह गुप्त कालीन है, लेकिन इसका जो विषय है वह लौकिक है ना। अजंता में निर्मित कुल 20 गुफाओं में से वर्तमान में केवल 6 गुफा ही रह गया है। और वह गुफा है, कौन कौन सा है उसको नोट कर लें आप लोग। गुफा संख्या 1, 2, 9, 10, 16 और 17। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अजंता में निर्मित कुल 20 गुफाओं में 6 गुफा ही शेष रह गए हैं। उसमें से कौन कौन है? गुफा संख्या 1, 2, 9, 10, 16 और 17, यानी 1, 2, 9, 10, 16 एंड 17, है ना। चलिए नेक्स्ट में इसी का है कि 6 गुफाओं में से जो 16 और 17 है, यानी कि 16 और 17 है, वह गुप्त कालीन है ना। इनमें जातक ग्रंथों से ली गई कहानियों का वर्णनात्मक, यानी वर्णन करके जो बढ़िया से लिखा जाता है उसको बनाया जाता है चित्र, तो वर्णनात्मक दृश्य के रूप में प्रयोग हुआ है। और अजंता की गुफा संख्या 16 में मरणासन राजकुमारी का बहुत ही मार्मिक और अद्भुत चित्र बनाया गया है। जबकि गुफा संख्या जो 17 है
जो गुप्तकालीन वह भी है, वह उसमें उसे चित्रशाला कहा गया है, यानी लौकिक जीवन से जुड़ी हुई चीजों का उसमें वर्णन मिलता है। इसी प्रकार से जो बाघ की गुफाएं हैं, बाघ की गुफाएं ग्वालियर के समीप बाघ नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई है। यानी कि ग्वालियर बाघ की गुफा कहाँ है, तो विंध्य पर्वत में बाघ नामक स्थान पर उसे वहां पर गुफाएं बना करके अंदर में चित्रांकन किया गया है। 1818 ईस्वी के डेजर फील्ड ने इन गुफाओं को खोजा था। किसने खोजा था? 1818 ईस्वी में डेजर फील्ड है ना, डेजर फील्ड ने इन गुफाओं की खोज की थी, है ना। और बाघ गुफा के चित्रों का जो विषय है वह मनुष्य के लौकिक जीवन से संबंधित है। यहाँ से प्राप्त संगीत एवं नृत्य के चित्र बेहद ही आकर्षक और प्रभावशाली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किसी व्यक्ति को पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखे हैं ना कि किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? ठीक है, ये प्रश्न है। यानी किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका उत्तर होगा व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, यानी अगर उस व्यक्ति की ऊंचाई 6 फीट है तो उसका पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में 3 फीट समतल दर्पण की ऊंचाई रहेगी, तब उसे अपना पूरा प्रतिबिंब दिखेगा। ठीक है, क्लियर है? यानी समतल दर्पण से व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई या ऊंचाई कम से कम व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। ठीक है, इससे जुड़े हुए दर्पण से जुड़े हुए 1-2 सवाल और यहाँ पर देख लें। जैसे सवाल करेगा कि यदि 2 समतल दर्पण को आमने सामने समानांतर में रखा जाए तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा इसको। दर्पण से जुड़े हुए 3-4 महत्वपूर्ण 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें एक तो ये था कि समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए व्यक्ति की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो आधा होना चाहिए। दूसरा कि यदि 2 समतल दर्पण को एक दूसरे के समानांतर रखा जाए और उसके बीच में कोई वस्तु रखी जाए तो वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो कितना बनेगा? अनंत बनेगा। इसका आंसर होगा अनंत। ठीक है, क्लियर है? यानी जब 2 समतल दर्पण को एक दूसरे के समानांतर रखा जाएगा तो उस व्यक्ति यानी और उसके बीच में कोई वस्तु रखा जाएगा तो उसमें अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से इसी में पूछता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसी से जुड़ा हुआ है ना, क्योंकि इस जो भी हम लोग वर्कशॉप में करवाते यह है कि एक क्वेश्चन से जुड़े हुए
जितने महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं, है ना, ताकि वह जो है प्रश्न से जुड़े हुए सारे टॉपिक्स एक साथ कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, इसलिए इसको फिर समझिएगा। इसी से जुड़ा हुआ अगर ये रहता है कि जब कोई वस्तु दो समतल दर्पण के बीच रखा जाए और उसके बीच का जो कोण है वह 60 डिग्री कोण बनता हो या 90 डिग्री कोण बनता हो, इस प्रकार से कुछ भी हो सकता है, तब कितने प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका एक फार्मूला होता है 360 बटा थीटा माइनस 1, यानी कि अगर 60 डिग्री का कोण बन रहा है तो 360 थीटा के स्थान पर हम 60 देंगे और -1 करेंगे, इसको काटेंगे तो कितना होगा 6, यानी 6 - 1 बराबर कितना प्रतिबिंब बनेगा, 5 प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अगर 90 डिग्री रहा तो 360 बटा 90 यानी 9 चौका 36 और -1 यानी कि कितना प्रतिबिंब बनेगा, 3 प्रतिबिंब बनेंगे। क्लियर है? यानी जब दो समतल दर्पण रखा जाता है आमने सामने और उसके बीच वस्तु है, उसके बीच का जो कोण बन रहा है वह 60 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है या 50 डिग्री बन रहा है, तो हम क्या करेंगे 360 बटा वो दे देंगे, यानी 50 अगर रह गया तो चूंकि पूरा पूरा नहीं कटेगा तो जो सबसे निकटतम होगा उसे करेंगे, यानी 7 × 5 = 35 यानी 7 हो जाएगा और 7 में से 1 घटा देंगे, यानी कि कितना प्रतिबिंब बन गए, 6 प्रतिबिंब बन गए। ठीक है, तो ये भी सवाल पूछे जाते हैं दर्पण से संबंधित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव की आंख पर, प्रश्न क्या था कि मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, प्रश्न क्लियर है कि मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो इसका आंसर होगा उत्तर वास्तविक तथा उल्टा। वास्तविक तथा उल्टा। ठीक है, क्लियर है, यानी मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो यह वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो इसी से जुड़ा हुआ एक दो प्रश्न और देख लीजिए कि मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनती है, तो इसका जवाब होगा रेटिना। इसी प्रकार आंख से जुड़े हुए जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि आइरिस का क्या काम है। आइरिस, आइरिस का क्या काम है। ठीक है, तो आइरिस का काम होता है कि पुतलियों को सिकोड़ता है या उसको फैलाता है, यानी कि आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, आइरिस का क्या काम है। आइरिस जो हमारे आंख के बाहरी हिस्से में होते हैं अंदर की तरफ, वह है कि जो आंख में जो प्रकाश जाता है तो उसकी मात्रा को नियंत्रित करता है। जैसे आप धूप से आते हैं तो धूप से जैसे ही आप छांव में आते हैं तो कुछ देर आपको दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि बाहर चूंकि प्रकाश ज्यादा था, तो प्रकाश ज्यादा जाएगा तो रेटिना वगैरह को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए आइरिस क्या करता है, उसको उतना ही मात्रा में अंदर प्रकाश जाने देता है जितना हमें दिखने के लिए आवश्यक होता है। तो इस वजह से वह फैला हुआ रहता है, यानी कि वहां पर नियंत्रित रखता है प्रकाश को। और जब एकाएक आप छांव में आ जाते हैं तो
तत्काल, चूंकि उसको सिकोड़ करके रखे हुए था, ज्यादा प्रकाश जाने नहीं दे रहा था, लेकिन आप चले गए अब छां में। अब वहां पर तो कुछ देर तक वह आइरिस को वापस अपने स्थान पर एक करने में समय लगेगा, उसको सामंजस्य बनाने में टाइम लगेगा, तो इसलिए कुछ देर तक आपको अंधेरा दिखता है। उसके बाद धीरे 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 करके जो आइरिस जो वहां पर उसको कंट्रोल किए हुए था, उसको धीरे धीरे करके उसको छोड़ता है, और इस वजह से कुछ देर बाद जब आप कुछ देर छां में रहते हैं तो आपको फिर से वो सारी चीजें दिखने लगती है। ठीक है, तो मिला जुला करके इसका आंसर क्या है कि आइरिस का क्या काम है? तो आइरिस आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसी प्रकार आंख से जुड़े हुए और एक सवाल है, उसको समझिएगा कि नेत्र दान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो नेत्रदान में जो दाता होते हैं वह उसके कार्निया, जो ऊपरी वाला लेयर वाला हिस्सा होता है, वह कार्निया को प्रत्यारोपित किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे सवाल इससे पूछे जाते हैं, नेत्र से पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किस चीज का इस्तेमाल होता है? मंदक के रूप में, है ना, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में हम लोग किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? प्रश्न है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का, सॉरी, मंदक के रूप में किसका इस्तेमाल होता है? इस्तेमाल होता है। ठीक है, आंसर क्या होगा? मंदक के रूप में। इसमें देखिए दो तीन सवाल इससे पूछा जाता है। मंदक के रूप में किसका इस्तेमाल होता है, नियंत्रक के रूप में किसका इस्तेमाल होता है, और ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल होता है? तो सबसे पहले रिएक्टर में मंदक के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं भारी जल एवं ग्रेफाइट को। आंसर क्या होगा? भारी जल, और दूसरा ग्रेफाइट। ठीक है, यानी डिटवो और ग्रेफाइट, इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इससे जुड़े हुए दो चार बात हम लोग जान जाएंगे कि नाभिकीय रिएक्टर में जो मंदक के रूप में इस्तेमाल करते हैं वो भारी जल एवं ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं। इसमें नियंत्रक के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं कैडमियम एवं बोरॉन के छड़ को, नियंत्रक के रूप में। बोरॉन एवं कैडमियम के छड़ का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यानी नियंत्रक के रूप में हम क्या करते हैं? बोरॉन एवं कैडमियम के छड़ का इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार से ईंधन के रूप में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? यूरेनियम 235 एवं प्लूटोनियम 239 ईंधन के रूप में। ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 तथा प्लूटोनियम 239 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दोनों बढ़िया से लिख रहे हैं हम लोग। यानी इससे जुड़ा हुआ तीन महत्वपूर्ण प्रश्न। मंदक के रूप में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? भारी जल और ग्रेफाइट को। नियंत्रक के रूप में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? बोरॉन एवं कैडमियम के छड़ का। जबकि ईंधन के रूप में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? यूरेनियम 235 एवं प्लूटोनियम 239 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एलपीजी में
जो स्मेल आता है, जब एलपीजी जो गैस होता है घरेलू गैस, तो उसमें जो स्मेल आता है वो किसके कारण आता है ना? एलपीजी में महक किसके कारण आता है? ठीक है, तो एलपीजी में पहले महक नहीं हुआ करता था, है ना? तो अब उसमें क्या किया गया है कि कहीं आग वगैरह न लग जाए, पता नहीं चल पाता था, तो इसलिए उसमें सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकेप्टन का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका क्या होगा आंसर? मिथाइल मरकेप्टन के कारण। क्लियर है? यानी एलपीजी में जो स्मेल आता है वह किसके कारण आता है? मिथाइल मरकेप्टन के कारण आता है। यह सल्फर के यौगिक है ना? तो इसमें जो गंध आती है इन्हीं की वजह से आती है। पहले यह गंध नहीं आता था, जिससे आग वगैरह लगने की संभावना, आशंका ज्यादा रहती थी, है ना? अब इससे जुड़ा हुआ एक दो बात और जान जाएंगे। इंडियन गैस में किसका मिश्रण है, यानी किसका मिश्रण है? तो इसका आंसर होगा ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। तो एलपी जो है, एलपीजी का मतलब हुआ लिक्विड पेट्रोलियम गैस, है ना? तो इसमें जो ये रहता है, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, वह उसमें हाइड्रोकार्बन्स होता है 95%, और 80% जो रहता है वह मिथेन रहता है। तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन का इसमें मिश्रण रहता है। ब्यूटेन एवं प्रोपेन, इसका मिश्रण रहता है किसमें? एलपीजी में। ठीक है, क्लियर है? और इससे जुड़ा हुआ एक दो बात और जान जाएंगे हम लोग कि टाइम हो गया क्या, कितना बच रहा है?